हेलो दोस्तों। क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन मैंने आपको पढ़ाया था और मैं आपको इसके संबंधित कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन दे रहा हूँ और आपको पहले एमसीक्यू बताना है, उसके बाद मैं आपको पढ़ूंगा। देखना है कि आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो मेरे पास कुछ 8 से 9 कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन हैं इससे संबंधित और आपको बताना पड़ेगा। अगर आपने चैप्टर को डीप में पढ़ा है तो आप इसको जरूर बता देंगे। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चन मैं आपको बोल दे रहा हूँ। समान उद्देश्य वाली सारणी को भी कहा जाता है सामान्य उद्देश्य वाली सारणी को, सारणी आपको बताया था ना, सारणी को कहा जाता है। समान उद्देश्य वाली सारणी को कहा जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है जिसमें आपका क्या है, प्राथमिक, प्राथमिक है। दूसरा आपका क्या है, संदर्भ यानी रेफरेंस, प्राइमरी और रेफरेंस। तीसरा आपका क्या है, भंडार सारणी। और चौथा आपका क्या है, सभी। तो आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा इसका क्या होगा कि समान उद्देश्य वाली। मैंने आपको जब बताया था कि सारणी के 3 प्रकार बताए थे, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि रचना के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर और आपकी मौलिकता आधार पर। समान आपके रचना के आधार पर मैंने बताया था कि आपका सरल और जटिल। समान उद्देश्य में मैंने बताया था, समान उद्देश्य वाला बताया, समान उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। तो समान उद्देश्य में सारणी जो होता है वो तीनों प्रकार से हो सकता है। अगर सभी ऑप्शन है तो ये आपका सही, आपने सही से पढ़ा है, तो इसका सभी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, विशिष्ट उद्देश्य वाली सारणी को नहीं कहा जाता। विशिष्ट उद्देश्य वाली, विशिष्ट उद्देश्य वाली सारणी को नहीं कहा जाता, सारणी को नहीं कहा जाता। आप पास 4 ऑप्शंस मैं आपको देता हूँ। इस 4 ऑप्शन में क्या है, पहला क्या है आपका समरी टेबल, यानी समरी टेबल आपको क्या कहेंगे, सारांश सारणी, सारांश दिए रहते हैं, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, वर्गीकरण सारणी, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन। तीसरा आपके पास पॉइंट क्या है, विषय सामग्री। विशिष्ट उद्देश्य वाली सारणी में क्या क्या नहीं कहा सकता, ठीक है। तो सारांश सारणी, आपका वर्गीकरण सारणी, विषय सारणी और चौथा क्या है आपका, विश्लेषण। विश्लेषण। तो इसमें आपका कौन सा नहीं है ये आप बताइए। देखिए सारांश आपका था, सारांश में से वर्गीकरण आपका खुद का अलग है, क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन, यानी वर्गीकरण इसमें नहीं होगा। अगर जिसका वर्गीकरण सही है तो उसने सही इस चैप्टर को पढ़ा है। हमें कितना पढ़ना है चैप्टर में, सिर्फ उस पर ध्यान देना है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, वर्गीकरण आंकड़ों को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन जिसे कहते हैं, आंकड़े यानी डेटाज, आंकड़ों को, वर्गीकरण आंकड़ों को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया। तो आप बस 4 ऑप्शन हैं। वर्गीकरण मतलब कि क्लासिफिकेशन, आंकड़े जो डेटा होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या होती है। तो आपका क्या है, विभिन्न पंक्ति में, यानी कि विभिन्न पंक्ति। आपको पता है पंक्ति किस में यूज होती है, विभिन्न सारणी, विभिन्न पंक्ति हो जाएगी आपकी। दूसरा क्या है, स्तंभ और या खानों में। वर्गीकरण मैं पूछ रहा हूँ आपसे। तीसरा आपका ऑप्शन क्या है, विभिन्न स्तंभों में।
देखिए इसमें क्या, स्तंभ, स्तंभ व पंक्तियों, स्तंभ व पंक्तियों। चौथा आपका क्या हो जाएगा, चौथा आपका हो जाएगा क्या, विभिन्न संबद्ध विभिन्न वर्गों, विभिन्न वर्गों का तथ्यों का, विभिन्न वर्गों का संबद्ध। ठीक है, तो इसका क्या ऑप्शन होगा, मैंने आपको बताया था कि पंक्ति का यूज किस में करते हैं, स्तंभ का और पंक्तियों का यूज, और स्तंभों का यूज किस में करते हैं, सारणियन में करते हैं। तो जाहिर सी बात है इसका क्या हो जाएगा, विभिन्न वर्गों में करते हैं, वर्ग यानी क्लास और सब क्लास, क्लास मैंने आपको बताया था। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे ही वहाँ एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहेंगे। अब आपका क्या है कि मैंने आप कालानुक्रमी, कालानुक्रमी यानी कि क्रोनोलॉजिकल, मैंने आपको बताया था क्रोनोलॉजिकल वर्गीकरण के आंकड़े, क्रोनोलॉजिकल वर्गीकरण के आंकड़े जो होते हैं वो क्या है, निम्न आधार पर है, निम्न आधार पर। जो आपका कालानुक्रमी यानी क्रोनोलॉजिकल होते हैं वो किस होते हैं, पहला समय, पहला गुण जो आपको पता है ये नहीं है। दूसरा आपका क्या था, वर्ग अंतराल, ये तो नया चैप्टर है जो कि नहीं होगा। तीसरा क्या है इसमें आपका, तीसरा आपका समय, क्रोनोलॉजिकल और कालानुक्रम मैंने आपको बताया था। ठीक है, और चौथा आपका क्या है, स्थान। तो दोस्तों मैंने बताया था गुण आपको अलग बताया था, वर्ग को इसमें आएगा नहीं, वर्ग अंतराल आपका क्लास इंटरवल्स में नहीं। समय आपको बताया था डेज, टाइम, मंथ, ईयर्स इसमें बांटना। तो जिसका सी तीसरा ऑप्शन सही है, सही। अच्छे वर्गीकरण की विशेषताएं, अच्छे वर्गीकरण की विशेषताएं, कुछ अच्छे वर्गीकरण होंगे, उनकी विशेषताएं क्या होंगी, असंदिग्ध, असंदिग्ध, यानी कि अस्पष्ट रूप से, इम्बेक्वस जिसे कहेंगे, स्थायित्व, स्थायित्व, स्थायित्व रूप से। तीसरा पॉइंट आपका क्या जाएगा, आपका लोचता, यानी कि फ्लेक्चुअल, लोचता। और आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। अच्छे वर्गीकरण की विशेषताओं में कुछ संदिग्ध भी रहते हैं भाई। ठीक है, तो कुछ संदिग्ध भी रहते हैं, कुछ स्थायित्व भी रहते हैं, कुछ लोचशील भी होते हैं, तीनों होते हैं अच्छे वर्गीकरण में। तो इसका आंसर क्या जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, तीनों में तीनों चीज़ें आपकी पाई जाती हैं। एक सारणी में पंक्ति शीर्षक कहलाता है, एक सारणी में पंक्ति, एक सारणी में पंक्ति शीर्षक कहलाता है। तो आपके एक सारणी में पंक्ति से क्या शीर्षक कहलाता है, आपका स्टब। मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ, स्टब, इसको आप याद कर लीजिएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको कुछ याद ही करने पड़ेंगे। स्टब, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समंकों के स्तंभों यानी डेटा का स्तंभों, समंकों के स्तंभों व पंक्तियों, समंकों के स्तंभों व पंक्तियों में सुव्यवस्थित
में सुव्यवस्थित प्रस्तुतिकरण यानी रिप्रेजेंटेशन। ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। समंकों के स्तंभों व पंक्तियों में सुव्यवस्थित और प्रस्तुतिकरण कहलाता है। ये लास्ट क्वेश्चन है। आपका क्या होगा? पहला सारणीयन, टैबुलेशन। दूसरा आपका ऑप्शन क्या है? वर्गीकरण। तीसरा ऑप्शन आपका क्या है? सारणीयन और वर्गीकरण दोनों, यानी कि टैबुलेशन और क्लासिफिकेशन बोथ। फोर्थ आपका क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, नन ऑफ द अबव। तो आपका समंकों के स्तंभों और पंक्तियों किस में प्रयोग होता था? सारणीयन प्रयोग यानी टैबुलेशन प्रयोग होता था। वर्गीकरण में क्लास और सब क्लास होता था। दोनों तो हो नहीं सकता है और इनमें से कोई नहीं हो सकता है, तो सारणीयन में। तो दोस्तों एमसीक्यू में इतने ही क्वेश्चन थे, करीबन 8 से 9 क्वेश्चन आपको मैंने बता दिए। इससे ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ नहीं आएगा। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।